जय हिंद एंड जय भीम दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, जहां से फिजिक्स में इंटरेस्ट बनता है और बच्चे ज्यादातर यहीं से अपने इंटरेस्ट को फिजिक्स में खो देते हैं, क्योंकि टीचरों के पढ़ाने का जो फिजिक्स का अंदाज होता है वो थोड़ा सा बोरियस हो जाता है क्लास 11 के बाद, क्योंकि थोड़ी सी टफ मानो या ऐसे समझो कि उनके पास स्रोत नहीं होते या उनके पास उतना जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो तरीका नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से ये भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड को इंटरेस्ट बनाने के जगह वो लोग बोरियस बना देते हैं। तो आइए जानते हैं भौतिक जगत के बारे में। भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, इसकी शुरुआत होती है उस सन की बात है जब गैलीलियो ने, इसके पिता, सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक, किसको समझते हैं? भौतिक को। इसको ये जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स। क्या बोला जाता है? फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है एक आया है ग्रीक अक्षर से। किससे? ग्रीक अक्षर फ्यूसिस से। किससे लिया गया है? फ्यूसिस। अब ध्यान से समझिए, मतलब एक नेम है। फिजिक्स को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, मतलब भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। एक ग्रीक अक्षर फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। नेचर यानी हिंदी में सबको पता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति। नेचर यानी प्रकृति। अब कुल मिला के भौतिक का मतलब होता है प्रकृति, और ये जो प्रकृति यानी जगत मतलब वर्ल्ड, दुनिया जानती है, पूरा संसार, यानी प्राकृतिक की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो भौतिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थात ऐसे समझें कि भौतिक किसे कहेंगे? यहां से क्या है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। भौतिक को संस्कृत में, जो संस्कृत से मतलब हमारे यहाँ ज्यादातर फिजिक्स को संस्कृत में ही पढ़ा जाता था पुराने जमानों में, तो इसको भौतिकी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भौतिकी। भौतिकी, इसको संस्कृत में भौतिकी बोला जाता है। कौन सा वर्ड है? संस्कृत। संस्कृत, ये इसको भौतिकी बोला जाता है। यानी भौतिकी को, भौतिकी अगर कोई पूछ देगा किसे कहते हैं भौतिकी, तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ये प्राकृतिक होता है। यानी हमारे प्राकृतिक में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन, ये क्या कहलाता है? भौतिकी। अब ये प्राकृतिक घटना जैसे बिजली का चमकना, बिजली जो चमकती है बारिश में, और बारिश का होना, सूर्य उदय होना, ये जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होना, सूर्यास्त होना, दिन रात जो होता है, ये सब प्राकृतिक घटना है, अर्थात भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना? यानी भौतिक जगत में इन्हीं सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक जगत। अब एकदम बेसिक से चलते हैं। अब कभी कभी पूछ देता है एकदम बेसिक में कि इसके पिता कौन कौन थे। 3 लोगों को माना जाता है। सबसे पहले गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। फिर न्यूटन। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, ये तीनों लोगों को उनका पिता माना जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता, मतलब अगर ऑप्शन में आ जाए तो तीनों में से कोई एक रहेंगे, टिक कर देंगे। तीनों नहीं आएंगे कभी भी, तीनों में से कोई एक रहेंगे, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। अब भौतिकी की पुरानी परिभाषा थी, प्राकृतिक घटना का जो अध्ययन होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस सोच। ये फिजिक, ये जो है ना भौतिक जगत, इसको तुमको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स जहां से बनाना होगा मैं बता दूंगा। ये सब बेसिक जानकारी है, तुम चाहो तो नॉर्मली लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको सुन लो। अब देखो, भौतिक जगत यानी प्राकृतिक घटना, जो हमारे प्राकृतिक में घटना होती है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिकी। अब ये परिभाषा तब तक मान्य थी जब गैलीलियो थे, न्यूटन थे। फिर उसके बाद आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन आते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक ना? और इनका एक सूत्र आता है उस टाइम पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, E = mc²। इसी सूत्र से भौतिकी की पूरी शाखा बदल जाती है। भौतिकी में एक नया परिवर्तन आता है, भौतिकी की पूरी परिभाषा बदल जाती है इस छोटे से सूत्र से। अभी छोटा सा सूत्र नहीं है, ये बहुत विशाल, मतलब विशाल चीजों में यूज होता है। परमाणु बम में छोटा सा सूत्र यूज होता है। ठीक ना? तो अब समझो, अब यहां से हुआ क्या? E = mc² है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मियां बीबी एक है, मतलब ई और यम, इन दोनों के बीच में किसी और आने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अगर झगड़ रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे थे, इन दोनों के में आने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक ही हैं, मतलब एक दूसरे से बने हुए हैं। यानी
द्रव्यमान, यम मतलब द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। सी तो दुनिया जानती है, एक इसकी चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ई कांस्टेंट है, 3 लाख किलोमीटर कांस्टेंट ही तो होगा। तो ई अनुक्रमानुपाती हो गया यम के, अर्थात अगर जिसका मास ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसका मास कम उसकी ऊर्जा कम। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जिसमें मास ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसमें मास कम उसकी ऊर्जा कम। यानी कोई चीज अगर भारी है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और कोई चीज हल्की है तो उसमें एनर्जी कम होगी। यानी मोटे लोगों में सीधे से कह सकते हो एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक ना। अब आते हैं यहां से, उन्होंने कहा कि ई और यम एक ही सिक्के के दो पहलू, यहां से परिभाषा बदल गई। यानी ई यानी ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है दुनिया जानती है, व्हाट इज एनर्जी। अगर कोई पूछ दे ऊर्जा क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कोई वस्तु कितना कार्य कर सकता है उसको ऊर्जा बोलेंगे। और द्रव्यमान, मैं बोल दिया पहले, लिखने की जरूरत नहीं इसको, बस इसको सुन लेना है, ठीक ना। इसको एकदम बोरियस नहीं बनाना, बस जितना बता रहा हूं उसको सुनते हुए चलो एकदम ध्यान से। और बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो फिर बताना, इसको नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम कम समय में इसको खत्म करने वाला हूँ, और एकदम अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो इसका नोट्स ना बनाओ, और बहुत ज्यादा इसको बाहर लेके चलोगे तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत नॉर्मल है। तो देखो देख, कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। अगर मान लो कि मैं हूं, मैं जितना कार्य कर सकता हूँ वो मेरी ऊर्जा कहलाएगी। मेरी क्षमता कितना है कार्य करने की, वो मेरी ऊर्जा कहलाएगी, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, फिर आता है दूसरा का द्रव्यमान। दूसरा का क्या आता है, द्रव्यमान। द्रव्य की वास्तविक मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, द्रव्य की वास्तविक मात्रा, यानी कोई भी पदार्थ है उसकी वास्तविक मात्रा, वास्तविक मात्रा। यानी कोई पदार्थ कितना उपस्थित है, जैसे एक गिलास पानी है तो उसकी वास्तव में जितनी मात्रा है वही उसकी द्रव्यमान कहलाएगी। यानी कोई पदार्थ जितना है उसकी वास्तविक मात्रा, जितना उपस्थित है उसकी मात्रा, क्वांटिटी, ठीक ना, वही क्या कहलाएगी, द्रव्यमान। यानी द्रव्य की वास्तविक मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। इसको कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान कांस्टेंट रहता है। ये क्या है, कांस्टेंट, यानी स्थान बदलने के साथ इसका मान नहीं बदलता। मतलब पृथ्वी पे 1 किलो अगर रखे हो, पृथ्वी पे 1 किलो, तो चंद्रमा पे भी ले जाओगे तो 1 किलो, वहां पे किसी भी मंगल ग्रह पे लेके चले जाओ 1 किलो, सूर्य पे लेके चले जाओ 1 किलो, चांद पे लेके चले जाओ, जहां मर्जी तहां लेके जाओ 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा। चाहे एक गिलास पानी ले लो, उसको अच्छे से पैक किए हो तो चंद्रमा पे ले जाओ, पृथ्वी पे ले जाओ, मंगल पे ले जाओ, जितना का उतना रहेगा, इसमें कोनो कमी नहीं आएगी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, यानी स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान का मान नहीं बदलता। फिर उसके बाद आता है भार। समझते रहना, द्रव्यमान और भार में बहुत ज्यादा अंतर है। भार क्या होता है, देखो दे, भार वो चीज होती है जिसका स्थान परिवर्तन के साथ मान परिवर्तित हो जाता है। देखो द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर होता है, इसको डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान बदल जाता है। ये द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है। और ये देखो दे, भार जो होता है एक बल होता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु का द्रव्यमान कितने तेजी से खींच रहा है, ठीक ना, वो उसका भार हो जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा लेके चलना नहीं, बस ऐसे समझते रहना इन दोनों में अंतर। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान बदल जाता है, इसका मान नहीं बदलता है। इधर याद करने की चीज है, ठीक। अब फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये हो गया ना भौतिकी। भौतिकी में हम लोग जितना जानना था उतना हम लोग समझ लिए, और इसकी एक नई परिभाषा तब बनी। नई परिभाषा अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लेना। कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है, भौतिक क्या है, तो तुमको बताना पड़ेगा नई परिभाषा। पुरानी परिभाषा तुम बता सकते हो। देखो दे, पुराने जमाने में इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। भौतिक विज्ञान को पुराने जमाने में प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। लेकिन अब नई भौतिक, लोग पूछते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसकी नई परिभाषा फटाफट लिखना शुरू करो। तो नई परिभाषा अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो। अब बस इतना नोट्स बनाने के, जितना नोट्स लिखा हो इतना बहुत ज्यादा, इसको टेंशन में लेके चलोगे गड़बड़ा जाएगा, कुछ है नहीं, ए, एकदम नॉर्मल। तो देखो दे, भौतिक विज्ञान की नई परिभाषा, द्रव्यमान, ऊर्जा तथा
उनके बीच उनके बीच समस्त समस्त प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रक्रियाओं का अध्ययन। तुम भी लिखते रहो साथ साथ। अध्ययन क्या कहलाती है? भौतिकी। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान या भौतिकी, ठीक ना। यानी द्रव्यमान ऊर्जा तथा उनके बीच की समस्त क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? द्रव्यमान ऊर्जा तथा उनके बीच की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है, यानी भौतिक विज्ञान। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। यानी तुमसे कोई पूछ ले भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान व ऊर्जा यानी ई और एम, पूरी भौतिकी सिर्फ इसी पे निर्भर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आके बताया कि पूरी भौतिकी इसी पे निर्भर है और कुछ नहीं। पूरा ब्रह्मांड में भौतिकी सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पे निर्भर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, ऐसा मैं नहीं कहा, मेरी औकात नहीं है इतना बड़ी बात बोलने की कि दो ही चीज पे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि द्रव्यमान ऊर्जा वो उनके बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी सब भौतिकी है। क्या है? भौतिकी। भौतिक विज्ञान की परिभाषा दी है, ठीक। तो भौतिक विज्ञान होती है। फिर भौतिक विज्ञान में आता है एकीकरण। यहीं से थोड़ा सा इंटरेस्टेड, एकीकरण या भौतिक विज्ञान के प्रकार। तो देखो भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। भौतिक विज्ञान को दो भागों में, एक आता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, एक आता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक ना। माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझते होगे स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी, ठीक ना। स्थूल मतलब ऐसे समझते रहना जो बड़े पिंडों पे लागू होता है, मैक्रो यानी बड़ा, ठीक ना। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। इसी को बाद में मॉडर्न फिजिक्स बोला जाएगा, इसी को मॉडर्न फिजिक्स बोला जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स। आगे चल के इसको तुम बहुत बाद में पढ़ोगे, इसको तुम पढ़ते रहोगे। इसमें आता है सूक्ष्म भौतिकी में, बस ये थोड़ी सी बातें जानते रहना। भौतिकी के दो भागों में, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। अब देखो स्थूल भौतिकी होता क्या है, इसमें आता है जैसे उष्मागतिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी देखते रहना, प्रकाशिकी। फिर अगला आता है नंबर 3 पे, जैसे अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पे विद्युत चुम्बकत्व, विद्युत चुम्बकत्व, फिर उसका चुम्बक वगैरह, फिर उसके बाद आता है विद्युत, विद्युत वगैरह सब इसी में आते हैं। विद्युत यानी तुम क्लास 11 में जितनी भी फिजिक्स पढ़ते हो सब तुम किस में पढ़ते हो? मैक्रोस्कोपिक में। उष्मागतिकी उधर पढ़ चुके हो, इधर चुम्बकत्व पढ़े हो, गुरुत्वाकर्षण वगैरह सब इसी में आते हैं। गुरुत्वाकर्षण लिखना चाहो तो लिख लो, गुरुत्वाकर्षण। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कुछ लिख लेना, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, चुम्बकत्व, फिर विद्युत, बस इतना। अब मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में तुम बहुत आगे बाद में चल के पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक ना। इसी को आएगा, इसको भागा बाद में बांटा जाएगा क्वांटम फिजिक्स में। किसमें? क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स ऐसी फिजिक्स है, यानी देखो हाई चीज पढ़ोगे तो तुमको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि शुरू से तुमको सूत्र वगैरह बता बता के पढ़ाया गया है, सूत्र वगैरह बता बता के पढ़ाया गया है, इसलिए तुमको बोरियस महसूस होता है, क्योंकि तुम सूत्र और डेरिवेशन पे चलते हो हमेशा और मेन लॉजिक पे तो जाते नहीं हो, और इसीलिए थोड़ा सा बोरियस महसूस होता है कि अरे विद्युत, चुम्बक, गुरुत्वाकर्षण, फलान ढेकान ये सब। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में इसे समझो, इसमें भी उससे बड़े बड़े सूत्र हैं। क्वांटम फिजिक्स के जो पिता है वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो वो कहता हो कि मुझे क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से आती हो, समझ लो क्वांटम फिजिक्स उसको आती ही नहीं हो, मतलब इतना रहस्यमयी फिजिक्स है कि अगर कोई कहता है कि क्वांटम फिजिक्स मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो समझ लो उसको फिजिक्स आती ही नहीं है, क्वांटम फिजिक्स आती ही नहीं है। मतलब जो बंदा दावा करता है वो सो अच्छे, सोचो कि कितना रहस्यमय हो सकती है। इसके पिता जो बोले हैं क्वांटम फिजिक्स के निर्माता जो, यानी ऐसे एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। क्वांटम फिजिक्स कहता है जो अस्तित्व में है वही अनस्तित्व है। नहीं समझ में? समझो ध्यान से। तुमको ये क्या है, ठोस लग रहा होगा बोर्ड,
ठोस द्रव गैस पढ़े हो तो बोर्ड तुमको ठोस लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ठोस लग रहा होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नहीं, ये ठोस नहीं है। और इसको हम टच कर रहे हैं ना, अब तुम कहोगे कि इसको टच तो कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं टच नहीं। जैसे तुमने भी कभी ना कभी किस किया होगा, मतलब किसी को भी, तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में आज तक हम कभी किसी को किस ही नहीं किए। एक फेमस लाइन है उसकी क्वांटम फिजिक्स की कि दुनिया में आज तक हम कभी किसी को किस ही नहीं किए। कैसे भाई? अब तो तुम तो कहोगे अरे हम तो बहुत किए हैं। अब तुमको मैं बताता हूँ, वो जो हम लोग किसिंग वगैरह करते हैं, क्वांटम फिजिक्स डज नॉट अलाउ मतलब टचिंग। यानी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि भाई जो मार्कर मेरे हाथ में दिख रहा है इसको मैं टच कर ही नहीं सकता, यानी मैं इसको टच नहीं किया हूँ। यानी वो जो किस वाला बताया हूँ, तो वो क्या होता है, जो हमारी इमोशंस वगैरह जो आती हैं वो हमारी रिपल्सन फोर्स होती हैं। यानी किस करते समय जो तुमको इमोशंस भाव वगैरह जो भी मन में भावनाएं आती हैं वो हमारे रिपल्सन फोर्स की वजह से, यानी उसमें क्या होता है, रिपल्स होता है। यानी इसको टच करने के जाओगे तो ऐसे प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होने की वजह से जो तुमको अनुभव होता है, जैसे दो चुम्बक को सटाने का प्रयास करो तो अनुभव कुछ होता है, उसी तरीके से हमारे अंदर वो जो इमोशंस फीलिंग्स आती हैं किस करते टाइम, तो वो होता है, ठीक ना, रिपल्सन फोर्स होती है, ना कि हम लोग करते हैं। क्वांटम फिजिक्स उसको मना करती है, हम किसी को टच ही नहीं कर सकते। दुनिया में जो मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुमको भी ठोस दिख रहा हूँ, लेकिन मैं ठोस हूं ही नहीं। रियल में मैं वेव हूँ। अब वेब को कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ। यानी ये तुम्हारा पूरा माया है। यानी यही ना भागवत गीता में कहा गया कि सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोह माया है, और रियल है, यही रियलिटी है। क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूव कर चुकी है कि ये जो दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये सब क्या है, सब मोह माया, यानी रियलिटी में वो चीज है ही नहीं। हमको लगता है कि हम वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, वास्तव में हमको लग रहा है कि हम यहाँ पे हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। ये हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये ब्रह्मांड पूरे दिमाग की तरह है, हमारा जो दिमाग है उस तरीके से है। ऐसे तुम अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें हमेशा सोचते रहते हो, तो तुम किसी व्यक्ति को उसमें लाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को कि काश मैं बहुत अमीर होता, काश मेरे लाइफ में ऐसी लड़कियां होती, ये है वो है, अपनी दुनिया जो सजाते हो, जो सोचते हो, तो उसमें कोई चीज होता है ना। उसी तरीके से हो सकता है कि जो ब्रह्मांड है उसका दिमाग है, उस तरीके से उसकी हम सोच हो, ना कि हम रियल में हो। यानी ब्रह्मांड की सोच की तरह ब्रह्मांड अपनी सोच में एक दुनिया बना रहा है और उसकी सोच है हम। ऐसा भी हो सकता है, रियलिटी है। जैसे अभी इसके बारे में मैं क्वांटम फिजिक्स में नहीं आऊंगा, हम लोग चल रहे थे भौतिक जगत पे। तो भौतिक जगत में बस अभी इतने ही पार्ट ये जो है मतलब पढ़ना था, जो तुमको भौतिकी में जानना था भौतिक जगत में इतना ही। किसकी खोज किसने किस सन में की है ये सब तुम याद कर सकते हो, ये सब यहाँ पे बताने वाली चीज नहीं है। छोटी सी चीज नहीं याद कर सकते, उसको याद कर लेना। और फिर उसके बाद हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, यानी बल। इसी में भौतिक जगत में एक बल है सॉरी भौतिक जगत में यानी फिजिकल वर्ल्ड में ही वो जो बल है, कितने प्रकार के बल होते हैं, तो उसका एक अलग वीडियो मैं लेके आऊंगा। अब भौतिक जगत में तुमको इतना ही पढ़ना था, तुमको मैं और एग्जाम्पल दे के बताना चाहता था, लेकिन इतना ही बहुत है, एनफ है। भौतिक जगत में बल का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट टर्म में, उसको जरूर देख लेना। फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। भौतिकी को तुम बोरियस ना बनाओ, भौतिकी एक बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक ना, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसको बोरियस नहीं बनाना है हम लोगों को। और डेली पढ़ोगे तो तुमको भी बोरियस नहीं लगेगा, हमको भी नहीं लगेगा, मजा आएगा दोनों को पढ़ने और पढ़ाने में। तो ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।